हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हरकेश्वर प्रजापति है और हम आज बात करने वाले हैं विज्ञान के चैप्टर प्रकाश की बातें, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या होता है और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हम इस चैप्टर के अनुसार देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन करना होता है तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि आखिर प्रकाश होता क्या है, कि प्रकाश क्या है। तो हमें जानना होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो यह किन किन वस्तुओं में होती है ऊर्जा, तो जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो उन्हें दीप्त वस्तुएं कही जाती हैं, जैसे तारे हो गए, हमारा सूर्य हो गया। तो इस तरह से कुछ दीप्त वस्तुएं होंगी और कुछ दीप्त अदीप्त वस्तुएं होंगी। अदीप्त का प्रदीप्त से भी मतलब होता है, ठीक। और प्रदीप्त में हमें देखने के लिए मिलता है सबसे पहले चंद्रमा, जैसे करके चंद्रमा ही आते हैं अक्सर करके। उसमें हम देखेंगे कि चंद्रमा एक प्रदीप्त वस्तु है, न कि दीप्त है। वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाश नहीं देता है, बल्कि वह क्या करता है, प्रकाश के किरणों का परावर्तन करता है। जो सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों का पृथ्वी पर परावर्तित करता है, इसी वजह से चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। इस तरह से हम देखेंगे कि कोई भी वस्तुएं होंगी वो सारी की सारी वस्तुएं क्या होती हैं, प्रदीप्त होती हैं। जैसे हमारा मकान हो गया, हमारा यानी मारुति कार या कुछ भी इस तरह का होता है जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न ना करे, वो क्या होती हैं, सारी की सारी प्रदीप्त वस्तुएं आती हैं। तो हम देखेंगे कि अब ये प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है कैसे चलता है, तो यह एक सीधी रेखा में चलता है। और कहाँ पे चल पाता है, तो यह निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम में भी चल सकता है। लेकिन किस प्रकार के माध्यम में चल सकता है, तो यह केवल मल्ली पारदर्शी माध्यमों में ही गमन कर सकता है, उसके अलावा ये कहीं और नहीं गमन कर सकता। जैसे पारदर्शी माध्यम कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी माध्यम होता है, और जिसके आर पार ना देखें वो अपारदर्शी होता है। जैसे शीशे की बात कर लेते हैं तो शीशा क्या है कि पारदर्शी होता है जब तक उसके किसी भी सतह को अपारदर्शी नहीं किया जाता है, तब तक उसके आर पार देख सकते हैं। पानी जो होता है वो पारदर्शी होता है, उसके आर पार देख सकते हैं। वायु जो है वह है यानी पारदर्शी होता है और इसके आर पार देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे माध्यमों के बारे में। और ये एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वह परावर्तित तो हो जाती हैं, तो परावर्तन के नियमों का अध्ययन करना होगा और अपवर्तन के नियमों का अध्ययन करना होगा। परावर्तन में हम दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें ये पढ़ना होगा हमें उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की कुछ बातों को हमें पढ़ना होगा और उससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ना होगा, उनके सूत्रों के बारे में हमें पढ़ना होगा। और अपवर्तन में हम देखेंगे कि लेंसों के बारे में पढ़ना होता है। और एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गुजरती है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गुजरती है तो वहाँ स्नेल के नियम का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। और आगे हम जब लेंसों की क्षमताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि लेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्षमता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इस तरह से हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन में की शुरुआत ही करते हैं प्रकाश से कि आखिर प्रकाश क्या है, इसकी गुणवत्ता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रकाश। यहाँ अब हम देखते हैं प्रकाश के बारे में देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम देखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे हम जैसे अभी सोलर पैनल के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा में इसे पांडित कर लेते हैं, तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो बदलने का एक सिस्टम होता है। प्रकाश के द्वारा हमारी आँखों में संवेदित हो जाती हैं और वह सामने की वस्तुओं को देख पाती हैं
क्योंकि ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें दिखाई पड़ती है। तो आइए हम देख लेते हैं। और यह हमारी आँखों को संवेदित करती हैं। अब संवेदित करने का अर्थ है ये होता है कि वह प्रकाश की किरण जो है वो वस्तुओं पर पड़ती है और वस्तु से परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों के अंदर आती है और तब जाके हमारी आंखों में प्रतिबिंब का निर्माण करती है। संवेदित का अर्थ यही होता है कि हमारी आंखों के अंदर उसके प्रतिबिंब को बनाना होता है और जब वो प्रतिबिंब बना देती है तो इसी बात को हम संवेदित शब्द का इस्तेमाल किए हैं कि हमारी आंखों को संवेदित करता है। यहाँ पे संवेदित करता है, देखेंगे एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। देखेंगे कि यदि हम अंधेरे में चले जाएं तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, वस्तु के ऊपर ही हमें प्रकाश का प्रयोग करना होता है। जैसे टॉर्च लेके हम क्या करते हैं, वस्तुओं के ऊपर जब टॉर्च को जलाते हैं तो वहाँ से परावर्तित होकर वो प्रकाश की किरण हमारी आंखों के अंदर प्रतिबिंब बनाती हैं, जिससे वो वस्तु हमें दिखाई देती है। न कि उस टार्चर से हम क्या करें, अपनी आंखों पे ही जला लें तो वो सामने की वस्तु दिखाई देगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसका आप आकलन कैसे कर लेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। जब आप कभी भी प्रकाश में जाते हो तो देखते हो कि आपकी छाया बनती है। जब आपकी छाया बनती है तो अगर यह टेढ़ी रेखा में चलती तो आपकी कभी छाया नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वह यानी क्या करती, आप के चारों तरफ घूमकर वो छाया को क्या कर देती, समाप्त कर देती। यदि वह सीधी रेखा में चलती है तभी जाके वह घूमकर उस छाया को समाप्त नहीं कर पाती है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। और आप कई तरीके हैं कि दो आप गत्ते लीजिए, दोनों में आप छिद्र कर दीजिए और किसी मोमबत्ती के सामने आप उसे रख दीजिए और उसके बाद देखेंगे कि अगर एक छिद्र के रास्ते प्रकाश की किरण आ रही है तो वह प्रकाश की किरण तभी दूसरे गत्ते के छिद्र के रास्ते जाएगी जब दोनों वह एक दूसरे के सामने होंगे, सीध में होंगे, तभी जाके वो प्रकाश दूसरे तरफ जा सकती है। तो हम जानते हैं एक दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। तो अब हम देखेंगे कि ये सीधी रेखा में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। तो हम जब बड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे तो वहाँ ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो यह प्रकाश की किरणें हैं ये चुंबकीय तरंगों के रूप में और पैकेट के रूप में हमें अर्जित होती हैं और जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ये चुंबकीय तरंगों के रूप में आती हैं। अब यहाँ से देखिए कि इसके निर्वात में चाल, निर्वात का अर्थ होता है कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जहाँ पे वायु ही ना हो लेकिन वहाँ आर पार देखा जा सके। तो ऐसे माध्यम में जहाँ वायु ना हो, जैसे हमारे वायुमंडल के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ निर्वात होता है, वहाँ वायु नहीं होती है, तो वहाँ पे पारदर्शी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वह गमन कर सकता है कि 1 सेकंड में वह 3×10⁸ मीटर की दूरी को तय करता है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि इसकी चाल। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यह पारदर्शी माध्यम में चलता जरूर है, लेकिन जब एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में, अब यहाँ दो पारदर्शी माध्यमों की बात की गई है, तो दो पारदर्शी माध्यम का क्या मतलब समझते हैं। जैसे अभी हम एक शीशा ले लेते हैं और एक जल ले लेते हैं और दूसरा हमारा वायु है। जब हम देखेंगे कि वायु से प्रकाश की किरण गई और वो ठोस में प्रवेश की तो देखेंगे कि वर्ण विक्षेपण होने लगता है। तो क्यों वर्ण विक्षेपण होता है? क्योंकि वह अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं और विचलन के कारण अपने रंगों में विभेदता यानी प्रदर्शित करने लगती हैं। और यदि वह देखेंगे कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे और आगे जानेंगे। तो हम बस थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि आप अपवर्तन के बारे में जानें कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी विचलन को अपवर्तन कहते हैं और अपवर्तन के बारे में हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। विचलित हो जाती हैं तथा परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। अब यहाँ से परावर्तन के नियमों का पालन की जो बात आई है तो यहाँ पे हम देखेंगे परावर्तन
क्या होता है, परावर्तन का अर्थ ये होता है कि जब प्रकाश की किरण, आप देखे होंगे कि प्रकाश की किरणें जब कहीं पॉलिश लगी हुई वस्तु होती है, जैसे आप न्यू मोटरसाइकिल खरीद के लाइए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वह मोटरसाइकिल चमकती हुई नजर आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ से प्रकाश का परावर्तन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, इसी वजह से वो चमकती है। जहाँ पे प्रकाश का परावर्तन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो वस्तुएं हमें चमकती हुई नजर आती हैं। और सभी वस्तुओं से परावर्तन होता है, ऐसा नहीं है किसी वस्तु से नहीं होता, हर वस्तु से परावर्तन होता है। किसी से ज़्यादा मात्रा में होता है, किसी से कम मात्रा में होता है, कहीं नियमित परावर्तन होता है, कहीं अनियमित परावर्तन होता है। तो हमें यानी परावर्तन के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार भाग पर पड़ता है तो वह जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यदि प्रकाश में किसी शीशे जिसमें आप चेहरे देखते हैं, यदि उसको लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि जिस तरफ से प्रकाश की किरण आती है, जैसे वायु से प्रकाश की किरण आई तो आप उसके मार्ग में क्या रख दिए, शीशा रख दिए, तो वो क्या होता है कि उससे परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें कहीं और जाके प्रकाश दे रही होती हैं। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। उसी प्रकार से कोई भी पालिशदार भाग रहेगा, चिकना रहेगा, तो वहाँ से ये टकरा कर पुनः जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका एक दर्पण है, एक दर्पण है, शीशा, यह आपका एक दर्पण है। तो देखेंगे कि इस दर्पण के एक तरफ से प्रकाश की किरणें इस तरह आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इस तरह से पड़ती हैं। तो हम देखेंगे कि यह परावर्तन के पश्चात, मतलब इससे टकराने के पश्चात अब क्या करेंगे कि इस साइड में इधर चली जाती, इस रूप में ऐसे। तो यह इस रास्ते से आई, तो यही है माध्यम। माध्यम अगर यह वायु था, वायु, तो वायु से आई और टकराने के पश्चात वायु में ही चली गई। जिस माध्यम से वो आई उसी माध्यम में पुनः वापस लौट गई। तो इस टकराने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार क्या होते हैं, पहला हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। अब यहाँ दो प्रकार का होता है प्रकाश का परावर्तन। तो पहला क्या है ये देखेंगे, पहला ये होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है, नियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जब तल चिकना हो, कम खुरदुरा हो, पालिशदार हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम चिकना पृष्ठ या 1% खुरदुरा ना हो, तो इस पर से होने वाली जो परावर्तन होती है वह नियमित होती हैं। क्या होती हैं, नियमित होती हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि ये नियमित परावर्तन है। ये क्या है, नियमित परावर्तन है कि जैसे आई उसी तरह से पुनः वापस चली गई।
तो इस प्रकार से कि यह सभी की सभी प्रकाश किरणें समानांतर होती हुई आई और उसी प्रकार से निकल गई, तो इस तरह से नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन में ये भी जानना होता है कि यह जितने कोण पर आती हैं उतने ही कोण पर जाती हैं नियमित परावर्तन में। और यहाँ से यह सबका जो कोण होता है ये इक्वल होता है, यहाँ सबका कोण बराबर होता है, जितने कोण पे आते हैं उतने ही कोण पे वापस जाते हैं। और अनियमित परावर्तन का जो तल होता है वो समतल की बजाय कुछ खुरदुरी होती है, इस तरह से उसका पृष्ठ क्या होता है, खुरदुरा होता है। तो यदि हम इस खुरदुरे से परावर्तन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसा परावर्तन होता है। मान लीजिए कि ये ढेर सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस तरह से, तो ये ढेर सारी प्रकाश की किरणें आती हैं, तो यह परावर्तित होकर इस माध्यम में जाएगी, यह परावर्तित होकर इस माध्यम में जाएगी, यह परावर्तित होकर इस माध्यम में जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो इधर चली जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि आने वाली प्रकाश की सभी किरणें समानांतर हैं, परंतु जाते समय ये असमानांतर हो गई हैं, ये समानांतर नहीं हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। तो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत जो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है वो नियमित परावर्तन के बारे में ही पढ़ना होता है। तो हम देखें अभी तक कि जब किसी पालिशदार भाग पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यदि समतल से परावर्तन होता है तो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। अब यहाँ हम परावर्तन के नियमों को देखेंगे कि परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। तो प्रकाश की किरण जो आएगी उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यदि कोई पालिशदार भाग रहती है, या मान लीजिए पालिश की हुई एक दर्पण की, समतल दर्पण की बात कर लेते हैं, यह हमारा समतल दर्पण है। यदि वो ढेर सारी प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही होती, तो इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण। और यहाँ टकराने के पश्चात जो होता है, जब जाने लगती हैं तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अब ये दो बातें हो गई, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब हम देखेंगे कि यह जिस बिंदु पर परावर्तन हो रहा है उस के और दर्पण के से अभिलंबवत 90 अंश के कोण पर जो होता है, एक हम लाइनिंग की कल्पना करते हैं। तो इस लाइनिंग को कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाएगा? अभिलंब। क्या कह दिया जाएगा? अभिलंब कहा जाता है। कि समतल दर्पण के लंबवत जहां प्रकाश का परावर्तन होता है उस बिंदु पर अभिलंबवत, दर्पण से अभिलंबवत रेखा की जो कल्पना की जाती है उसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाएगा? अभिलंब। अब हम देखेंगे कि आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण।
और इस आपतन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं कोण I से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कोण I से। ठीक, आपतन कोण, इसे कोण I से प्रदर्शित करते हैं। अब जब यह परावर्तन के पश्चात जाती है तो यह अभिलंब से कुछ कोण बनाती है, तो इस कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण। इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसे हम प्रदर्शित करते हैं कोण r से। तो ये ढेर सारी बातें थी जिसको आपको जानना था। तो यहाँ से हम देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो क्या क्या नियम है। तो पहला नियम हम देखेंगे कि पहला नियम क्या होता है। जो हमारा पहला नियम है वो ये होता है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होती हैं। आप देखेंगे कि जो यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण, यहाँ देखेंगे परावर्तित किरण, यहाँ पे परावर्तित किरण, ये और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में हैं। मतलब एक ही तल का अर्थ होता है कि एक ही सीध में होती हैं और एक ही तल पर होती हैं। दूसरा क्या है, जो हमारा दूसरा नियम है वो ये है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R के। तो इस तरह से हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला ये होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इस तरह से हम इसके नियमों को पढ़ें। अब आइए और आगे, अभी तक हम प्रकाश के परावर्तन तथा उसके नियमों के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम यह परावर्तन होने के पश्चात प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं तब भी प्रतिबिंब बनता है, और कभी कभी यह प्रतिबिंब यह प्रच्छेदित नहीं करती हैं बल्कि करने का आभास कराती हैं, तब पर भी वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो आइए हम सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं और फिर तब दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब जो होता है कि परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं अथवा करती हुई आभास कराती तो वहाँ उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब जो होता है जब वास्तव में प्रच्छेदित करती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जब आभास कराती हैं तो ये आभासीय प्रतिबिंब होता है। तो जब यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ये सदैव उल्टा बनता है, और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ये सीधा बनता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर या
उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जो हम देखेंगे कि काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं, ऐसे प्रतिबिंबों को हम उसका रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, हम जो घर पे शीशा इस्तेमाल करते हैं उसमें जो दिखाई देता है हमारा प्रतिबिंब, वो होता है हमारा आभासी, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और उसे कभी फिल्म नहीं बनाया जा सकता है या उसे शूट नहीं किया जा सकता है। जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे ही हम उससे ही फिल्म बना सकते हैं। तो आइए प्रतिबिंब के बारे में लिखें। यहाँ पे थोड़ी परिभाषा को हम एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, वस्तु से परावर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं। यहाँ से देखिए, प्रच्छेदित करती हैं या प्रच्छेद करने का आभास कराती। ये दो वर्ड है, इस दो वर्ड से ही हमें बातों को समझना होगा कि हम देखते हैं कि जब भी मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है, अभी हम आगे पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, अभी सीख लीजिए थोड़ा सा। ये अवतल दर्पण है और इसकी कोई एक मुख्य अक्ष होती है, तो इसके सामने यदि हम कोई भी वस्तु रखते हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं और यह फोकस से होकर चली जाती है, और एक फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण और ये परावर्तन के पश्चात क्या की है, एक दूसरे परावर्तन के पश्चात ये दूसरे को इस बिंदु पे प्रच्छेदित किए हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रच्छेदित की, ये पहला ऑप्शन, प्रतिच्छेदित की। तो यहाँ से देखेंगे प्रच्छेदित की, तो यहाँ पे उल्टा हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है तो इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर हम यही बात देखें कि यदि अवतल दर्पण के सामने, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को इसके बहुत ही समीप रख दें, बहुत ही समीप रख दें, तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, और फिर देखेंगे कि फोकस नहीं, वक्रता केंद्र होता है यहाँ पे, वक्रता केंद्र और ये फोकस है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वक्रता केंद्र से होती हुई आने वाली प्रकाश की किरण पुनः वक्रता केंद्र से वापस चली जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहीं पर प्रच्छेदित नहीं करती, बल्कि हमें इसे पीछे यदि मिलाया जाए तो एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं। यहाँ केवल आभास के कारण ही उस परावर्तित किरण को आपस में मिलाए हैं, न कि वास्तव में ये प्रच्छेदित कर रही हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा बनता है वो आभासीय प्रतिबिंब बनता है। तो आभासीय प्रतिबिंब देखेंगे कि सीधा बना हुआ है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। प्रतिबिंब के प्रकार में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हम जानते हैं कि वस्तुओं से परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं वास्तव में, तो वहाँ पे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वह वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वह सदैव उल्टा बनता है। यहाँ देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब वस्तुओं से परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण होती है वह क्या होती है, वास्तव में प्रच्छेदित करती है, तब वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। इसका फिल्म बनाया जा सकता है, इसका फिल्म बनाया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। अभी हम देखे थे कि एक आप क्या लीजिए, अवतल दर्पण लीजिए, और यहाँ ये अवतल दर्पण ले लिए और इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक मुख्य अक्ष बना लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश के परावर्तन किरण को लेके जाइए और दूसरा फोकस से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि
एक प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई जाती है, फोकस से होती हुई जाती है और यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है, जहाँ पे यह प्रच्छेदित कर रही है। तो एक्चुअल में प्रच्छेदित कर रही है तो इसका प्रतिबिंब इसी बिंदु पर बनता है, और बनता है तो यह क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है। तो हम देखेंगे कि जो एक्चुअल में प्रच्छेदित कर रही है वह उल्टा प्रतिबिंब बना रही है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। यहाँ देखेंगे आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश वस्तुओं से परावर्तन के पश्चात प्रतिच्छेदित करती हुई आभास कराती हैं। वास्तव में वहाँ प्रच्छेदित नहीं करती हैं बल्कि आभास कराती हैं, तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह सदैव सीधा बनता है और इससे फिल्म नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आप फिल्म देखते हैं रिकॉर्डिंग करके, वैसा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका, जैसे कि आप केवल एक उत्तल दर्पण लीजिए, उत्तल दर्पण ले लिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके सामने वस्तु कहीं पर भी रख दी जाती है, तो वस्तु कहीं पर भी रख दी जाती है तो इसका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ से देखेंगे कि यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। ये फोकस बिंदु है आपका, यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है। तो और फिर दूसरा हम देखेंगे कि यदि वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र सी है, तो यह पुनः अपने मार्ग में वापस चली जाती हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यह जो आती हुई प्रतीत हो रही थी और ये दोनों एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ प्रच्छेदित कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यह आपका आभासीय प्रतिबिंब है, जो क्या है, सीधा है, यानी सीधा आभासीय प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। दर्पण, आइए अब हम दर्पण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अभी तक हम प्रतिबिंबों के बारे में जानकारी हासिल किए, तो देखते हैं दर्पण क्या है। देखेंगे कि पारदर्शी माध्यम, कोई भी पारदर्शी माध्यम हो तो हमारा वायु को छोड़कर जो भी हमारा होता है, जैसे यदि हम जल की बात कर लें तो जल का अगर दूसरा तल अपारदर्शी हो, कहीं पे जल रखा गया हो, तो हम देखते हैं उसमें हमारा चेहरा दिखाई देता है। यदि जल को हम वैसे शीशे जार में रखें तो उसमें हमारा यानी क्या, चेहरा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका दूसरा तल अपारदर्शी है ही नहीं। तो किसी भी, चाहे हम कांच की बात करें तो कांच में चेहरा तब तक नहीं दिखाई देता है जब तक कि उसका दूसरा पृष्ठ क्या कलई करके उसे अपारदर्शी नहीं बना दिया जाता, तब तक वह दर्पण का कार्य नहीं करता है। तो हम देखेंगे कि जब पारदर्शी माध्यम का एक तल पालिश अथवा कलई के द्वारा उसे अपारदर्शी बना दिया जाता है, तो वह दर्पण का कार्य करने लगता है, तो उसे ही हम दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के बारे में हम देख रहे हैं, तो दर्पण मुख्य रूप से जो बनाए जाते हैं वो दो प्रकार के बनाए जाते हैं। तो देखेंगे दर्पण के प्रकार में हम देखते हैं कि दर्पण मुख्य रूप से दो कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है हमारा समतल दर्पण, दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। ये समतल दर्पण और गोलीय दर्पण ये दो प्रकार का होता है। और गोलीय दर्पण देखेंगे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के क्या होंगे कि हमारा अवतल और उत्तल होता है, अवतल और उत्तल होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि दर्पण हमारा एक समतल होता है। समतल का अर्थ होता है कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका तली क्या हो, समतल हो, तो उसका दूसरा पृष्ठ अगर कलई करके अपारदर्शी कर दिया जाए और एक पृष्ठ को छोड़ दिया जाए जिससे परावर्तन का कार्य हो, तो वो हमारा समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण का अर्थ ये है कि ऐसा कांच का एक ऐसा टुकड़ा जो गोले के आकृति का हो और उसे
काट दिया जाए, खोखले गोले की आकृति का हो और उसे काट दिया जाए, तो उसके एक तल को कलई करने पर दूसरा तल परावर्तन का कार्य करने लगता है, तो वह दर्पण की भांति व्यवहार करता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम खोखले गोले को इस तरह से काटते हैं तो हमें इस तरह से मिलने लगता है। देखेंगे कि एक कटोरे की तरह से मिलता है, एक कटोरे की तरह से मिलता है, तो यह कटोरे की तरह मिलने लगा। तो हम देखेंगे कि यह कटोरे की तरह मिलता है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि एक कटोरे की तरह से मिला। अब यहाँ से एक बात समझना होगा कि कब यह उत्तल होता है, कब अवतल होता है, ये हमें जानना होगा। तो जब हम क्या करते हैं कि इस उभरे हुए तल पर कलई कर देते हैं, कलई करने का जो पृष्ठ होता है वह हमारा उभरा हुआ तल होता है, और दबे हुए से परावर्तन हो, दबे हुए से परावर्तन हो, और उभरे हुए पे क्या हो, कलई, कलई हो, और दबे हुए पे परावर्तन हो। तो यह हमारा एक तरह का होता है अवतल। और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि दबे हुए पे हम क्या करते हैं, कलई करते हैं। दबे हुए पे क्या करेंगे, कलई करेंगे, कलई करते हैं, और उभरे हुए से क्या होता है, परावर्तन होता है, परावर्तन का कार्य होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। तो आइए हम सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, फिर गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पे हम समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, तो देखते हैं सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में। यहाँ से देखिए कि समतल कांच का एक ऐसा प्लेट होता है जो जिसका तल समांतर होता है, और इसका एक तल हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। जब कलई कर देते हैं तो यह समतल दर्पण की तरह व्यवहार करने लगता है, और इसमें चित्र जो होता है वो सीधा दिखाई देता है और वस्तु के बराबर ही होता है। वस्तु के बराबर इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है वो शून्य होती है, इसकी कोई क्षमता नहीं होती है। तो वस्तु जितनी ही दूरी पर होता है, मान लेते हैं ये कोई आदमी है, तो जितनी दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर ये वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी जो फोकस दूरी होती है, इसकी फोकस अनंत होती है, इसकी फोकस अनंत होती, अनंत होती है, इसकी फोकस अनंत होती है। दूसरी बात देखेंगे कि इसका क्षमता शून्य होता। किसी भी मनुष्य को यदि अपने पूरे बॉडी के बराबर प्रतिबिंब को पाना होता है तो वह अपने आधे लंबाई के बराबर यदि दर्पण लाता है तो उसमें उसकी पूरी की पूरी प्रतिबिंब दिखाई देती है। तो पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए उसे वस्तु के आधे लंबाई के बराबर दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी भी मनुष्य को अपने पूरे साइज की प्रतिबिंब को पाना हो तो वो अपने आधे लंबाई के बराबर ही दर्पण को लाना होगा, तब जाके उसका पूरा का पूरा फिगर उसका दिखाई देगा। अब यहाँ से देखिए कि यदि हम देखते हैं कि कोई हमारे पास दर्पण है,
ये दर्पण है, कोई आदमी, ये आदमी है, यदि इस दर्पण की ओर v वेग से गति करता है, क्या करेगा, v वेग से गति करेगा, तो जो इसका प्रतिबिंब है, जो इसका प्रतिबिंब पहले था, अब ये क्या करेगा, 2v वेग से यानी दूर भागेगा। कितनी वेग से, 2v वेग से दूर की तरफ भागता है इसका प्रतिबिंब। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि वह जितनी दूरी पर होता है प्रतिबिंब पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है, और यह अगर v वेग से दर्पण की ओर जाता है तो प्रतिबिंब क्या होती है, 2v वेग से वह उससे दूर भागने लगती है। तो अब हम देखेंगे और आगे, यदि दर्पण के बीच थीटा कोण बनता है, दर्पण के बीच थीटा कोण बनता है, तो वहां प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है थीटा बाई 360 बाई का थीटा -1, इतने प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है या उसके पावर की बात की जाए, तो यहाँ जो पावर होता है समतल दर्पण का पावर शून्य होता, क्या होता, शून्य होता, क्योंकि इसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, तो इसलिए इसका जो यानी पावर होगा वो शून्य होगा। गोलीय दर्पण, अब हम आगे बढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो इसमें हम देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण नाम से ही है कि गोले, कांच के खोखले गोले से जो भी काटकर दर्पण बनाए जाते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लेते हैं एक खोखला गोला और ये हमारा खोखला गोला है। यदि हम इसे काट दें यहाँ से, तो हम देखेंगे कि ये जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो एक कटोरे की तरह दिखाई देता है। ये हमारे कटोरे की तरह से दिखाई देने लगा, ये कटोरा की तरह दिखाई देने लगा। अब जब ये कटोरा की तरह दिखाई देने लगा तो अब इसका दो तली है, एक दबा हुआ तल है और दूसरा उभरा हुआ तल है। तो हम देखेंगे कि दबे हुए तल पर कलई करते हैं तो क्या होता है और उभरे हुए तल पे कलई करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम दबे हुए तल पर कलई करेंगे तब क्या होगा, और जब उभरे हुए तल पर कलई करेंगे तब क्या होगा। तो दो पृष्ठों में हम करते हैं उभरे हुए तल पर कलई किया जाए और दबे यहाँ जो दबा हुआ हिस्सा है, दबे हुए हिस्से से परावर्तन का कार्य हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ से देखेंगे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे उभरे हुए तल पर कलई की गई है, तो हम इसका जब फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारा दबा हुआ तल है, तो हम दबे हुए तल पे ना कलई करें बल्कि इस उभरे हुए तल पे क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। तो जो हमारा दबा हुआ तल होता है वो परावर्तन के काम आने लगता है। तो यहाँ जब परावर्तन का कार्य होने लगेगा तो कोई भी प्रकाश की किरण यदि इस पर पड़ती है, इसके मुख्य अक्ष से आने पर पड़ती है, तो यह फोकस से होकर चली जाएगी, मतलब जिस तरह से परावर्तन होने लगता है। तो यहाँ उभरे हुए तल पर हम कलई कर दिए हैं और दबे हुए तल में क्या हो रहा है, परावर्तन का कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। अब यहाँ से देखेंगे कि जब दबे हुए
तल पर कलई की जाती तो दबे हुए तल पर कलई की जाती है तो उभरा हुआ तल से परावर्तन का कार्य होने लगता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ ऊपर उभरे हुए तल पर कलई की गई थी और नीचे क्या हो रहा है, दबे हुए तल पे कलई की जा रही है। तो जब दबे हुए तल पे हम कलई करेंगे तो ये देखेंगे कि इस तरह से ये हमारा दबे हुए तल पे हम क्या कर दे रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं। तो जो हमारा उभरा हुआ तल है वो क्या होगा, परावर्तन का कार्य करेगा और प्रकाश की किरण इस पे इस तरह से पड़ेगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होने लगती है। इस तरह से इसका फिगर बनने लगता है, यानी परावर्तन के पश्चात वह क्या होगी, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। तो आइए अब हम और जानते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को। तो आइए देखते हैं उसकी परिभाषाओं को। आइए अब हम देखें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारा गोलीय दर्पण है वह कांच के खोखले गोले से कटकर बना हुआ है, तो उसके कुछ बिंदुओं को परिभाषित किया गया है। तो उन बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे कि आखिर वो बिंदुएं हैं क्या चीज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण है तो वह एक कांच के खोखले गोले से कटकर बना हुआ है। तो यहाँ से जब इस गोले से यदि हम इसे काट दें, जब काटेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि इस गोले का एक केंद्र नजर आएगा। तो गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, इसी केंद्र बिंदु को हम कहते हैं, जो गोले का केंद्र बिंदु है उसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। और फिर से हम देखेंगे कि इस गोले की कुछ न कुछ त्रिज्या होगी और इस त्रिज्या को ही हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब फिर देखिए कि मान लीजिए हम इसको काट के इस तरह से लेते हैं और इसके दबे हुए भाग पर कलई कर दिए तो इस तरह से हो गया, और नहीं तो हम उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं तो इस तरह से उभरे हुए भाग पर कलई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा दो दर्पण बन गया। तो दो दर्पण जब बना तो ये क्या है, यह उत्तल है, उत्तल दर्पण। और ये जो है अवतल है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी वक्रता त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कह दी गई और इसके केंद्र को हम क्या कहें, वक्रता केंद्र कह दिए। अब देखेंगे कि दर्पण, जो दर्पण है उसके पूरे व्यास को, यहाँ से हम देखेंगे परावर्तक तल के पूरे व्यास को दर्पण का जो है द्वारक कहा जाता है। क्या कहेंगे, द्वारक, द्वारक, इसको बोलते हैं द्वारक। मतलब परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पुल कहते हैं, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे, इस मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे, ध्रुव, इसे ध्रुव बोलते हैं, इस मध्य बिंदु को। तो इसमें भी कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा तो इसे हम बोलेंगे ध्रुव। और यह जो व्यास है, परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कह रहे हैं, द्वारक कहते हैं, द्वारक।
इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और द्वारक और हमारा ये क्या है, वक्रता ध्रुव है, वक्रता। अब हमें जानना होगा कि आगे देखेंगे कि इसकी फोकस बिंदु की बात करेंगे तो फोकस बिंदु क्या होती है कि जब हम देखते हैं कि कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर, तो सबसे पहले मुख्य अक्ष जान लीजिए कि यह क्या है, आपका पोल है और यह पोल यानी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जो रेखा जाती है उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, इसी रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं तो हम इसे कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात वह उसी बिंदु से होती हुई जाती है। किस बिंदु से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो इसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। यह फोकस बिंदु जो होता है वह वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को ही फोकस बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से अब इनकी परिभाषाओं को एक एक करके हम देखेंगे। अभी हम तो फिगर में जिन बातों को समझ लिए कि ये क्या चीजें हैं, आइए अब हम सीखते हैं इसके परिभाषा को कैसे लिखें। आइए अब हम देखें परिभाषाओं को कैसे लिखना है। तो परिभाषा में पहला है वक्रता केंद्र की बात करेंगे। कांच के खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा खोखला गोला है, तो इसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हमारा है दर्पण का ध्रुव, तो अब दर्पण का ध्रुव तो इसमें से कहीं से ना कहीं से अब काटा गया होगा। अब ये कटे हुए हिस्से का यह परावर्तक तल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लेंगे, तो मध्य बिंदु ये हो गया, इसे P से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे ही कहा गया है ध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष जो होता है इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जाने वाली, इन दोनों को मिलाती हुई जाने वाली एक जो सरल रेखा होती है इसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे इनकी परिभाषाओं को। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या उसे कहते हैं जो खोखले गोले की त्रिज्या को, जिससे वह यानी दर्पण काट के बनाया गया होगा, उसी के त्रिज्या को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। यहाँ से देखिए कि मान लेते हैं यह पूरा का पूरा खोखला गोला है, तो इसे काट कर ये दर्पण बनाया जाएगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या इस P बिंदु से C बिंदु तक की होगी और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम देखेंगे कि फोकस बिंदु है क्या। मान लीजिए कि यह अगर दर्पण है तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर कोई न कोई प्रकाश की किरण आएगी। तो मान लीजिए यह अंदर से कलई किया गया होगा, तो यह परावर्तन के पश्चात कहीं न कहीं से होकर जाएगी। मतलब यह है कि कहीं न कहीं से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो इस तरह से जाती हुई प्रतीत होगी तो वह भी बिंदु होगा। तो जाती हुई प्रतीत हो रही है तो वह भी बिंदु होगा। और फिर उसके बाद अगर इधर से कलई की जाती है तो इधर से आएगी, तब भी यह प्रकाश की किरण इसी बिंदु से होकर जाएगी। तो मतलब यह है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण यदि परावर्तन के पश्चात उस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो अथवा एक्चुअल में जाए, तो इस बिंदु को हम कहेंगे फोकस बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। देखिए यहाँ पे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, ये देखिए मुख्य अक्ष हमारा था और ये हमारी प्रकाश की किरण आई तो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से होकर जा रही है। तो जिस बिंदु से होकर जाएगी या जाती हुई
प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से देखिए फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी वो होता है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से ये देखेंगे ये जो हमारी दूरी है इसी को हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी फोकस दूरी होती है और इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करेंगे, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से देखिए कि यह हमारी फोकस दूरी है और यह हमारा ध्रुव है, यह फोकस बिंदु है, यह वक्रता केंद्र है और यह वक्रता त्रिज्या है। अब वक्रता त्रिज्या है। अब हम देखेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। यहाँ से देखिए कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। हम देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये परावर्तक तल था, ये परावर्तक तल क्योंकि इतना काट के हिस्सा निकाल दिया गया था तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी इसी को हम दर्पण का क्या कहेंगे, द्वारक बोलते हैं। ये पूरी की पूरी दूरी जो होती है दर्पण का द्वारक, यह हमारा दर्पण का द्वारक होता है। अब हम बात करेंगे फोकस तल की। तो फोकस बिंदु से होकर, यहाँ से देखिए कि यह हमारा फोकस बिंदु है। इस फोकस बिंदु से अब देखिए कि मुख्य अक्ष के लंबवत एक लाइनिंग की हम कल्पना करते हैं। इस तरह से एक लाइनिंग की कल्पना करते हैं फोकस बिंदु के। तो फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत, देखिए ये मुख्य अक्ष के लंबवत भी है। तो इस पूरे तल को, इस तल को क्या कहेंगे, तल को फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। यहाँ से हम लिखे फोकस तल कहते हैं। तो अब हम इतनी परिभाषाओं को जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम को पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और वो बनते हैं तो कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम दर्पण के से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो हमारे पास गोलीय दर्पण से जो बनने के नियम है वह 3 नियम होते हैं। तो पहले नियम में ये आपको बताया जाएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से या तो होकर जाती हैं या तो जाती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तीसरी बात हम पढ़ेंगे कि वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होने वाली अथवा वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाती हैं। तो इन तीनों नियम पे हम बात करेंगे। तो देखते हैं तीनों नियम, ठीक है। यहाँ हमारा पहला नियम दिया हुआ है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से हम फिगर में थोड़ा सा देखेंगे कि यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो ये हमारा अवतल दर्पण जो उभरे हुए तल पर परावर्तन, उभरे हुए तल पर कलई किया गया और दबे हुए तल पर परावर्तन का कार्य हो रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यह हमारा वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। तीनों को मिलाती हुई जाने वाली एक सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इस प्रश्न के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर ये आ रही है प्रकाश की किरण, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई प्रकाश की किरण। अब यह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ये देखिए हमारा
ये फोकस बिंदु से होकर जा रही है, तो ये हमारा फोकस बिंदु से जा रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ से देखेंगे कि यह फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो होकर जाएगी इसमें, तो हम उत्तल में देख लेते हैं कि ये क्या है, कि देखेंगे उत्तल दर्पण है हमारे पास, इसके दबे हुए तल में कलई की गई है और उभरे हुए तल से परावर्तन का कार्य हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसका मध्य बिंदु यानी हमारा ध्रुव है और ये फोकस बिंदु है यह है, यहाँ आपका दिया हुआ है वक्रता केंद्र C है, तीनों को मिलाती हुई जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अब हमें ये जानना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात यह फोकस बिंदु, ये देखिए फोकस बिंदु, ये यहाँ से हो गया फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। एक्चुअल में यहाँ देखिए ये जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ एक्चुअल में जा रही थी। तो ऐसा हम सीख लिए कि यह पहला नियम है कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो उत्तल दर्पण से यदि परावर्तन के पश्चात की बात करेंगे तो यह फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। यदि अवतल की बात कर लेते हैं तो यहाँ परावर्तन के पश्चात एक्चुअल में फोकस बिंदु से ही होकर जाएगी। यहाँ अब हम देखेंगे दूसरा नियम। इस दूसरे नियम में हम बात करते हैं कि देखेंगे कि फोकस बिंदु से होकर आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हमारा नियम है। तो आइए देखते हैं कि इसे फिगर में कैसे समझते हैं। तो हम देखेंगे कि यह हमारा फोकस बिंदु है, यह हमारा अवतल दर्पण है और इसका ये फोकस बिंदु है, ये सेंटर है और ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। तो इस फोकस बिंदु से कहा यह गया है कि फोकस बिंदु से, यह हमारी फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जो होती है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। यह हमारा देखेंगे कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। यही रूल्स है कि फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब यहाँ देखेंगे कि यह हमारा अवतल दर्पण में था और इधर देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी देखेंगे कि यह हमारा उत्तल दर्पण है, यह हमारा मुख्य अक्ष है और इस पे फोकस बिंदु है, ये हमारा प्रकाशित केंद्र है और यह हमारा ध्रुव है। तो यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे कहा गया है कि इस फोकस बिंदु पर, यहाँ से देखिए कि यह फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है। एक्चुअल में इस फोकस बिंदु पर नहीं आ रही है बल्कि प्रतीत हो रही है। अब इस प्रतीत होने के बाद ये परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तब हम देखें ये दूसरे नियम में कि फोकस बिंदु से होकर आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण जो होती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इस तरह से हम दूसरे को भी समझ लिए। आइए हम तीसरे नियम को समझते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे तीसरे नियम की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा नियम है उसमें हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली अथवा वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण जो है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में पुनः वापस चली जाती है। यही हमारा तीसरा नियम है। तो यहाँ से देखते हैं कि यह हमारा जो है अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह हमारा वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र ये है हमारा। तो यहाँ से होकर आती हुई, मतलब यहाँ से होकर इस तरह प्रकाश की किरण आएगी, यह होकर आ रही है। तो यहाँ से देखिए कि यह प्रकाश की किरण इस बिंदु से होकर आ रही है। तो अब यह परावर्तन के पश्चात क्या करेगी, परावर्तन के पश्चात अगर यह इस रास्ते से आई
वक्रता केंद्र से होकर आई तो यह परावर्तन के पश्चात यह पुनः अपने मार्ग में वापस चली जाती है। यह इधर उधर नहीं मुड़ती और सीधे अपने मार्ग में वापस चली जाती है। और यहाँ से देखते हैं उत्तल दर्पण में यहाँ से कि वक्रता केंद्र पर, देखिए वक्रता केंद्र पर आती हुई, यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होने वाली, वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे आ नहीं रही है बल्कि आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में पुनः वापस चली जाती है। तो इसे हम तीसरा नियम समझेंगे। तो यहाँ से हुआ क्या चीज कि वक्रता केंद्र से होकर आती हुई, यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र से होकर आई थी या वक्रता केंद्र पर आती हुई, वहां आती हुई प्रतीत हो रही है। परावर्तन के पश्चात जैसे आई थी वैसे पुनः वापस चली जाएगी, यही तीसरा नियम है। अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में हम अगली बात करने वाले हैं ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण से किस किस केस में कहाँ पे वस्तुओं को रखने पर कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि यदि वो अवतल दर्पण है तो उसके सामने यदि कोई वस्तु कहाँ पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु कहाँ पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आइए हम सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि वस्तुओं को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण। हम यहाँ पे देखेंगे कि यह अवतल दर्पण से पहला ऑप्शन ये है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले एक मुख्य अक्ष की लाइनिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये पी बिंदु है हमारा, ये मुख्य अक्ष है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यह हमारा सेंटर बिंदु होता है, ये सी होता है, यहाँ पे फोकस बिंदु आपका है, ये फोकस बिंदु यफ होता है। अब इससे अनंत दूरी का मतलब होता है कि यहाँ वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर कोई वस्तु यहाँ अनंत पर रखी गई हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो अनंत दूरी पर जब कोई भी वस्तु रखी जाती है तो वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणों को का हमें पता ही नहीं चलता है कि उससे कैसे परावर्तित होकर आती है। तो हम यहाँ से दो किरणों को दर्शाते हैं, एक जो सेंटर से होकर जाती है, तो आप पढ़े हैं कल अभी या पिछले वीडियो में देखे हैं कि जब यह क्या होती है कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो यह पुनः परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। और दूसरी चीज आप जानते हैं कि जब फोकस से कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो वह परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु से होकर जो आती है ये हमारी हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन होने के बाद ये कहाँ चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये देखिए कि यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो इस तरह से एक दूसरे को प्रच्छेदित किए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यह प्रच्छेद जो हो रहा है यह कहाँ पे हो रहा है, फोकस पर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा
बनता, ये हो गया वस्तु से छोटा बनता। तो अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की कि वस्तु को थोड़ा सा आगे खिसकाया जाए तो वह होगा कि जब अनंत बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि दूसरा जो होगा हमारा वो ये होगा कि जब अवतल दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वस्तु को अब हम क्या किए हैं कि थोड़ा सा आगे खिसकाए हैं। तब हम देखेंगे कि इस अनंत बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच उस वस्तु को रखना होगा। तो जब उस वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे देखते हैं चित्र से। तो यहाँ देखिए कि उसका जो प्रतिबिंब होता है कि अगर इस वस्तु को हम थोड़ा आगे खिसकाते हैं तो ये प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे खिसकती है। तो यहाँ देखिए कि हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण को लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ से हम देखेंगे कि यह एक मुख्य अक्ष है, ये हमारा एक मुख्य अक्ष है। अब देखिए इसे क्लियर कर देते हैं और यहाँ से देखिए इसका वक्रता केंद्र ये है और फोकस बिंदु ये है और ये हमारा ध्रुव है। और यहाँ से हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब हम रखेंगे तो ये हमारा अनंत था। तो इसके बीच यदि हमें कोई भी वस्तु रखनी है तो हमें यहाँ रखनी होगी। यहाँ से देखिए अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु रखी गई है। तो हम देखेंगे कि इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक परावर्तित होकर किरण जाएगी और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर निकल जाती है। तो अब हम देखेंगे एक प्रकाश की किरण कहाँ से निकलती है, वक्रता केंद्र से जाती है और यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से पुनः अपने मार्ग में वापस चली जाती। तो ये एक दूसरे को जहाँ पे छेदित किए तो वहाँ उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि हम इसे मानते हैं ए बी तो यहाँ ए डैश बी डैश होगा। इसी तरह से हम जानेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बना वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बना। तो हम इसे कह सकते हैं तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनता है। तो इस तरह से हम दूसरे पॉइंट को देखें कि थोड़ा सा आगे खिसकाए तो अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच वस्तुओं को रखना था। तो यहाँ से परावर्तन होने के बाद एक मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गई और परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर चली गई और फिर एक यानी सेंट्रल से गई जो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से पुनः वापस चली गई। तो हम देखते हैं एक दूसरे को इसके बीच प्रच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा जो ए डैश बी डैश के रूप में है और वह है सेंटर और फोकस के बीच। अब हम देखेंगे कि तीसरी बात क्या है कि यदि हम इसे और थोड़ा सा आगे खिसकाएं अर्थात वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र
पर रखें तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर बनता है। यहाँ से देखेंगे वस्तु के बराबर बनता है। इसके फिगर के बारे में फिगर देख लेते हैं कि इसका फिगर कैसे होगा। तो यहाँ से हमें एक अवतल दर्पण बनाना होगा। तो ये हमने अवतल दर्पण बनाया। अब ये देखिए अवतल दर्पण हो गया। इसमें कोई हम एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा यदि यहाँ देखेंगे कि हमारा सेंटर बिंदु है और यह फोकस बिंदु है, यह हमारा P बिंदु है। तो हमें वस्तु को सेंटर पर ही रखना है। अब देखेंगे इससे परावर्तित होकर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर निकल जाती है और फिर देखेंगे कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अब जो है इस तरह से फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई और ये समानांतर होकर निकल गई। तो यहाँ से देखेंगे कि ये दूसरे को कहीं ना कहीं प्रच्छेदित करते हैं। तो यह हमारा उल्टा प्रतिबिंब बना जो वक्रता केंद्र पर ही है और जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब बना हुआ है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ पे रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। आइए और आगे देखते हैं कि वस्तु को थोड़ा सा और आगे खिसकाते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो हमारा ये चौथा होगा कि जब वस्तु, यहाँ देखिए चौथा ये जो है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा यही देखना है हमको। तो यहाँ से हमें देखिए कि ये हम अवतल दर्पण का चित्र ये हमने बनाया। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण हमने बना दिया। अब इसका एक मुख्य अक्ष हम खींचेंगे। तो ये मुख्य अक्ष हमने खींच दिया। अब यह हमारा P बिंदु था और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिससे ये पूरा वृत्त बनाया गया होगा तो उसके सेंट्रल कहेंगे और इसके मध्य बिंदु को आप यानी कि आप फोकस बिंदु कहेंगे। अब जो वस्तु को रखा गया है अभी तक हम ये देखे हैं कि जब यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमें रखना। तो वक्रता केंद्र हमारी ये है और फोकस बिंदु ये है। तो इसके बीचों बीच यदि हम वस्तु को रख दिए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा कि यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण जाएगी, वो परावर्तित होगी और परावर्तित होने के बाद वो फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये फोकस बिंदु से होकर जा रही है। ये हमारी रही इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि जो दूसरी हमारी प्रकाश की किरण है वो कहाँ यानी जाने वाली है। वो हम देखेंगे कि फोकस बिंदु से होकर जाती है और उसके बाद परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो आप देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई यह परावर्तन के पश्चात। तो इस तरह से हम देखेंगे एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करती है वहाँ उसका हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह अनंत बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच इसका उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वक्रता केंद्र के बीच उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा
प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से हम देख लिए कि इसका जो प्रतिबिंब है वह क्या है कि ए बी इसका जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश बना हुआ है। तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया। अब हम और आगे चलते हैं तो देखेंगे पांचवा जो है हमारा वो ये है कि जब वस्तु को अब हम कहाँ रखेंगे, फोकस बिंदु पर रखते हैं। तो लिखेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी जाती तो उसका प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ पे बनता है, तब उसका प्रतिबिंब आखिर कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हमें खींचना होगा कि एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष खींच दिए। तो यहाँ से देखिए कि यह हमारा अवतल दर्पण, ये हुआ अवतल दर्पण। अब यहाँ से देखेंगे कि इसकी वक्रता केंद्र जो यहाँ पे है और फोकस बिंदु यहाँ पे F है, यहाँ से आपका P है। तो देखेंगे कि हमें वस्तु को कहाँ पे रखना, फोकस बिंदु पर रखना है। तो यहाँ पे हम फोकस बिंदु कर लिए। अब यहाँ से देखेंगे कि यह क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद ये क्या होगी, परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से होकर चली जा रही है। ऐसा हम बार बार पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि ऐसा मानो कि ये सेंट्रल से एक प्रकाश की किरण इस तरह से जाएगी और परावर्तन के पश्चात ये सेंट्रल से होकर इस तरह से जाएगी और परावर्तन के पश्चात यह हम देखेंगे कि यह परावर्तन के पश्चात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये सेंट्रल से जाती है और पुनः सेंट्रल से वापस चली जाती है। तो अब हम देखते हैं कि यह जो प्रकाश की किरण है, इसको हम बढ़ा देते हैं आगे, यह देखेंगे कि ये धीरे धीरे करके एक दूसरे के समीप आता जाता है। ये दूसरे के समीप आता जाता है और अनंत बिंदुओं पर हम देखेंगे कि यह जो प्रकाश की किरण है, ये अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को क्या कर देंगी, प्रतिच्छेदित कर देती हैं। तब यहाँ पे इसका अनंत बिंदुओं पे इसका प्रतिबिंब बनता है, अनंत बिंदु पे इसका प्रतिबिंब बनता है और वो भी उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, जो यहाँ फोकस बिंदु पे किसी वस्तु को रखने पर मिलता है। तो यहाँ प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। तो इस तरह से हम देखें ये पांचवा कि इसका जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत बिंदु पर, अवतल दर्पण के सामने अनंत बिंदु पर वस्तु से बहुत बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम एक और पढ़ेंगे कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आइए इसके बारे में देखें। यहाँ से हम देखेंगे छठवां, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाएगी तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक अवतल दर्पण बनाना होगा। तो यह हमारा एक अवतल दर्पण बना, यह हमारा अवतल दर्पण है जिसका हम एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है, ये बी बिंदु है, यहाँ पे आपका सेंटर सी है, यहाँ पे F बिंदु है। अब यहाँ से हमें वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को ध्रुव और यानी P बिंदु के F बिंदु के बीचों बीच रखना है। तो हम बीचों बीच रख दिए। अब देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। तो अब हम देखेंगे कि इस तरह से ये परावर्तित हुई और फोकस बिंदु से होकर चली गई। अब देखिए कि एक प्रकाश की किरण जो सेंटर से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है और पुनः सेंटर पे
वापस चली जाती है, यानी सेंटर से होती हुई वापस निकल जाती है। तो हम देखेंगे कि इधर इस साइड में जा रही हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के से दूर हटती हुई नजर आ रही हैं। तो हम इसे पीछे डॉट डॉट लाइनों से बढ़ाते हैं और हम देखेंगे कि यह पीछे बढ़ाने पे एक दूसरे को प्रच्छेदित कर दी, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ जब फोकस और ध्रुव के बीच यदि वस्तु को रखी जाती है तो इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लिखेंगे कि तब वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता। डॉक्टर इसी का उपयोग करता है और जो दाढ़ी बनाने वाले, जो सैलून वाले होते हैं, वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। यदि चेहरे को यहाँ पे रख दिया जाता है तो इसका बड़ा प्रतिबिंब और सीधा दिखाई देने लगता है, जिससे दाढ़ी को बनाने में आसानी होती है। दांत को चेक करते समय या किसी कान को चेक करते समय भी इसी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसी वजह से कि वस्तु को यहाँ पे रखने पर उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है। तो अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण से, ये समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की बात देखेंगे। तो इसमें उत्तल दर्पण से केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी रख दी जाएगी, कहीं पर भी, चाहे वह समीप रखी जाए चाहे दूर रखी जाए, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी, सीधा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसी वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी के साइड में से आने वाली वाहनों को देखने में प्रयोग में लाते हैं। तो आइए देखते हैं उसके चित्र के बारे में। अब यहाँ हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो उत्तल दर्पण के सामने ही वस्तु कहीं पर भी रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब एक ही तरह का बनेगा। तो इसमें केवल एक ही है, हमें एक ही को जानना है। तो हम एक सबसे पहले उत्तल दर्पण को बनाते हैं। तो ये हमारा रहा उत्तल एक दर्पण और ये उत्तल दर्पण हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये एक मुख्य अक्ष होगा, यहाँ से आपका P बिंदु होगा, यहाँ पे सेंट्रल C होगा और यहाँ से फोकस बिंदु F होगा। तो यदि इसके सामने वस्तु कहीं पर भी रखी जाएगी, वो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जाएगी और ये देखेंगे परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा मानो प्रतीत होता है कि फोकस बिंदु से ही जा रही हो। तो अब हम देखेंगे दूसरी बात ये होती है कि सेंटर पर जाती हुई प्रतीत होने वाली, ये आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग में पुनः वापस चली जाती है। अब ये देखेंगे एक दूसरे को प्रच्छेदित करती है, तो एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही है यहाँ पे, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो होगा क्या कि उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ये हमारा हो गया वस्तु से छोटा बनता है। अब हम देखेंगे कि जब ये प्रतिबिंबों के बारे में हम जानकारी हासिल कर लिए, तो अब हमें देखना होगा कि यहाँ पे
इन्हें मापने के लिए, जैसे फोकस दूरी को मापने के लिए, वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए हमें जो चिन्हों का इस्तेमाल करना होगा, तो उस चिन्ह प्रपाटी के बारे में हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम आइए अब समझते हैं कि इसके चिन्ह प्रपाटी के बारे में, कि इसका चिन्ह कैसे होता है और प्रकाश किरणों को कैसे डाला जाता है दर्पण पर, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि कभी भी फिगर पे सदैव और हमेशा बाईं ओर से ही प्रकाश की किरणों को डाला जाता है, और इसमें ये देखा जाएगा कि प्रकाश की किरण जिस साइड में जाती है, अगर हम उधर मापन करते हैं तो धनात्मक चिन्ह होगा। यदि प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत यदि हम मापते हैं, तब हमारी क्या हो जाएगी कि ऋण चिन्हों के साथ लिखना होगा। और हमें कहाँ से मापना होगा, तो हम देखेंगे कि जो भी हमारा ध्रुव होगा वहीं से सभी मापन आगे के साइड में, पीछे के साइड में करते हैं। जो भी जैसा होगा हम अभी फिगर में आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं, आइए हम देखते हैं चिन्हों के बारे में। तो गोलीय दर्पण की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह प्रपाटी के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहली बात तो ये देखें कि ये हमारा अवतल है, उधर उत्तल बनाया गया है। तो ये जो हमारा ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, कलई की हुई है, तो यही हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में यदि हम देखें तो वक्रता केंद्र इधर होगी C, यहाँ पे आपका फोकस बिंदु F होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे ध्रुव P होगा। तो ये देखिए ध्रुव P से ही 1 2 3 4 हम इधर पॉइंटिंग कर रहे हैं, ऊपर भी पॉइंटिंग कर रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं और इधर बाएं साइड में भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि समस्त यानी सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। कोई भी आप दूरी मापोगे तो कहां से मापोगे, ध्रुव से ही मापोगे। अब यहां से देखेंगे कि नीचे की दूरी मुख्य अक्ष के नीचे आप जाएंगे तो सभी ऋणात्मक हैं। मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होती। तो देखेंगे यह मुख्य अक्ष के नीचे जो भी आप ये उल्टा प्रतिबिंब पा रहे हैं उसकी लंबाई मापेंगे तो यह माइनस चिन्ह के साथ आएगा। और माइनस चिन्ह ये बताता है कि वह अमुक वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह माइनस चिन्ह के साथ आती है, तो वास्तविक होता है। तो यहाँ से देखिए कि अब तीसरा पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण सदैव बाईं हाथ से हमारी डाली जा रही है। तो बाईं हाथ से डाली जाती है, तो प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती। अब ये सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, तो जरा एक बात क्लियर करिए कि P बिंदु से यदि हम क्या करेंगे कि प्रकाश के चलने की दिशा ये है, तो प्रकाश के चलने की दिशा में यदि हम चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, और प्रकाश के चलने के विपरीत यदि हम मापने लगे तो वो क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। तो वही लिखेंगे चौथा पॉइंट, प्रकाश के चलने की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इससे कोई भी दूरी मापनी होगी तो हम आसानी से माप सकते हैं अगर इन बातों को हम क्लियर करें। तो आइए अब हम उत्तल के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तल के बारे में देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि पहला पॉइंट आपका है कि किरण जो है बाईं ओर से डाली जा रही है, बाईं ओर से किरण डाली जाती
है, तो ये बाईं ओर से डाली जा रही है। दूसरी बात देखिए, यहाँ P बिंदु है, तो इसी P बिंदु से मापी जा रही है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि यदि किरण की दिशा में जाएं तो पॉजिटिव चिन्ह है, और किरण के विपरीत मापें तो ऋणात्मक चिन्ह है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जाएं तो पॉजिटिव है, अगर मुख्य अक्ष के नीचे जाएं तो ऋणात्मक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये पॉइंट यहाँ छूटा हुआ है कि मुख्य अक्ष के नीचे जाने पे ऋणात्मक है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जाने पर और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी है कि मुख्य अक्ष के जो ऊपर की दूरी है वो धनात्मक चिन्ह है, इसके दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक है, नीचे की दूरी ऋणात्मक है, इसके किरण के विपरीत में चली हुई दूरी ऋणात्मक है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे इसमें भी कि बाईं ओर से तो प्रकाश की किरण डाली जा रही है, और यदि इसके साथ ही यदि मापते हैं, उसके दिशा में मापते हैं तो पॉजिटिव होगा, इसके विपरीत मापते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। यदि हम मुख्य अक्ष के ऊपर मापते हैं तो धनात्मक होगा, मुख्य अक्ष के नीचे मापते हैं तो हमारा ऋणात्मक होगा। इतनी बातों को आपको जानना होगा। तो जरा क्लियर करके बताइए कि इसमें यदि हम पूछें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो यह हमारी फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है। तो अवतल की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती। तो देखिए कि जब फोकस ही ऋणात्मक हो गई तो वक्रता त्रिज्या भी तो ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती, यानी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती। इसी तरह से हम देखेंगे कि उत्तल की बात कर लें, यदि हम इसके फोकस दूरी की बात करते हैं, जहाँ पे है फोकस दूरी, तो उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक तथा धनात्मक होती। यहाँ से देखिए धनात्मक होती, और इसकी वक्रता भी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या स्मॉल r जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसके चिन्ह प्रपाटी को नोट करेंगे और देखेंगे कि इससे हम सवाल को कितनी आसानी से लगा पाते हैं और उसका फिगर भी आसानी से बना सकते हैं। अब हम यानी कुछ प्रमुख चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे अब हम बात करने वाले हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, फिर उसके बाद इसके फोकस दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी और वस्तु तक की दूरी में क्या संबंध होता है, और इसके सूत्र के निगमन की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तब जाके हमारा प्रावर्तन समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब आगे बात करते हैं, और आगे हम बात करेंगे आपकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध की।